ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अभी 1 मिनट के लिए हम सब साइलेंस में बैठकर अपने आप से बात करेंगे, अपने आप से वार्तालाप करेंगे, अपने आप से पूछेंगे कि मेरे जीवन में जो रिश्ते नाते संबंधी हैं उनमें अगर कहीं ना कहीं जितने रिश्ते सुंदर होने चाहिए अगर वो नहीं हैं तो कौन सी जीवन में ऐसी छोटी बड़ी बातें हो जाती हैं जिनके कारण हमारे संबंधों में कठिनाइयाँ पैदा हो जाती हैं। देखें अपने आप को अपने मित्र संबंधियों के बीच में, अपने बच्चों के बीच में, अपने परिवार के सदस्यों के बीच में ऐसा क्या हो जाता है चलते चलते कि जो रिश्ते हमारे जीवन के सबसे अहम रोल प्ले करते हैं, जिनके बिना जीवन जीना पॉसिबल ही नहीं है, उनमें बीच बीच में ऐसा क्या हो जाता है कि उलझन पैदा हो जाती है, टकराव हो जाता है। जो आपसी समझ, ट्रस्ट, विश्वास, रिस्पेक्ट और संस्कारों का तालमेल होना चाहिए, आखिर क्या कारण है वो नहीं हो पाता। यहाँ बैठकर अपने बारे में सोचना है, दूसरों के बारे में ना सोचना है ना देखना है। केवल अपने बारे में सोचिए कि मेरे नज़दीक से नज़दीक के लोग भी, मेरे सबसे चाहने वाले लोग ही कई बार मेरे दर्द का कारण क्यों बन जाते हैं। क्या हो जाता है, चाहे मेरे पर्सनल रिलेशंस हैं, चाहे मेरे प्रोफेशनल रिलेशंस हैं, चाहे पिता और बेटे का रिलेशन है, चाहे माँ और बेटी का रिलेशन है, हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन है, दोस्त और दोस्त का है, माँ बाप या बच्चों का रिश्ता है। कहीं ना कहीं चलते चलते ऐसी कौन सी बातें हो जाती हैं जिनके कारण समस्या पैदा होती है। अब मैं आपसे पूछूंगा, आपने चिंतन तो कर लिया, अब मुझे बताइए ऐसी कौन सी बातें हैं, कौन सी समस्याएं हैं हमारे रिश्ते नातों में। क्योंकि आज आपका टॉपिक है संबंधों में मधुरता, हार्मनी इन रिलेशंस। कैसे हम संबंधों को प्यारा बनाएं, कैसे उन्हें सुंदर बनाएं, कैसे बढ़िया सा बढ़िया उनको बनाएं। तो आप बताएंगे कौन सी बातें हैं जिनके कारण हमारे रिलेशंस कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, सिंपल नहीं रहते, प्यारे नहीं रहते। बताएंगे? हाँ जी। पैसा, केवल पैसा या पैसे की भूख? भूख। पैसा तो न्यूट्रल है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पर पैसे का लालच इन्होंने बताया। लालच में भी आदमी जब आता है तो सही फैसले नहीं ले पाता, पैसे के खातिर रिश्तों को पीछे कर देता है। ये नहीं समझता कि पैसे तो आते जाते रहेंगे, रिश्ते बिगड़ गए फिर ठीक करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ जी बताइए। क्रोध, गुस्सा। गुस्सा तो बहुत खतरनाक है। आप चाहते हैं कि कोई आपसे गुस्से से बात करे, लेकिन हम दूसरों से गुस्से से बात अधिकार के रूप में करते हैं। जब हमें ही गुस्सा अच्छा नहीं लगता तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। हाँ जी बताइए। मान सम्मान की इच्छा, रिस्पेक्ट। ये मुझे रिस्पेक्ट नहीं देते, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, इस घर में तो मेरी कदर ही कोई नहीं है, वो भी आदमी चाहता है। लेकिन जो सम्मान में रहे, जो अपने को खुद सम्मान देना जानता है, उसे दूसरों के सम्मान की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जो खुद को सम्मान देगा, रिस्पेक्ट देगा, आत्म सम्मान में रहेगा, लोग उसे खुद ही रिस्पेक्ट देंगे। हाँ जी। विचारों का तालमेल नहीं होना, आपसी समझ की कमी,
विचार तो अलग अलग हैं और रहेंगे। क्या सबके विचार एक जैसे हो सकते हैं? लेकिन फिर भी तालमेल बनाना पड़ता है। ये हकीकत को जानते हुए कि सबके विचार अलग अलग हैं। हाँ जी बोलिए, ज़ोर से बोलना पर। अहंकार, अभिमान, ईगो, दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन सी है? ईगो प्रॉब्लम। अहंकार में तीनों गए, धन, वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस। बजा दो बजा दो। जब कोई अच्छी बात लगे तो ताली बजा दो, तो उससे एनर्जी अच्छी फ्लो होती है, एनवायरनमेंट पॉजिटिव बनता है और एक्सरसाइज भी हो जाती है। और बताइए। हाँ जी, लेन देन का व्यवहार मतलब लेन देन में क्या? लेन देन सही नहीं कर रहे, या लेने से पहले, देने से पहले लेने की इच्छा रखते हैं। प्रॉपर्टी में लेन देन मतलब वही लालच आ गया, स्वार्थ आ गया कि मैं दूसरे की भी ले लूँ। अटैचमेंट अच्छी चीज़ है या ख़राब चीज़ है? प्यार अच्छी चीज़ है या अटैचमेंट अच्छी चीज़ है? तो हम तो अटैचमेंट में आ जाते हैं, मोह में आ जाते हैं। हाँ जी, योग के दरमियान में बहुत सारे चिंतन मस्तिष्क को हिला देता है, उनकी कोई उपाय तो आज पूरा बताएंगे। अभी तो हम समस्या पूछ रहे हैं, उपाय तो 1 घंटा उपाय ही बताएंगे। हाँ जी, सुपीरियर समझना, मैं राइट हूँ, मैं घर का बॉस हूँ, बात मेरी मानी जानी चाहिए, मैं दूसरों से कम नहीं हूँ। हाँ जी, स्वार्थ के कारण प्रीति कर रहे हैं, दिल से प्रीति नहीं कर रहे। इनका कहने का भाव ये, लोभ और मोह। हाँ जी, कंपटीशन, घर में कंपटीशन स्टार्ट हो गया। बताओ, पहले तो दूसरों से कंपटीशन करते थे, आजकल हस्बैंड वाइफ में कंपटीशन हो गया कि कहीं ये मेरे से आगे ना निकल जाए। हाँ जी, लास्ट बताओ, बहुत समस्या है। अविश्वास, दूसरों पे विश्वास ही नहीं करते, या लोग हम पे विश्वास नहीं रखते, फेथ ही नहीं है, ट्रस्ट ही नहीं है। और रिश्तों की बुनियाद, फाउंडेशन ही ट्रस्ट पे टिकी हुई है। अगर विश्वास नहीं है, रिश्ते टिकने वाले नहीं हैं। लास्ट में बस एक लड़ाई झगड़ा। तो लड़ाई झगड़े का कारण क्रोध, हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग। क्यों मिसअंडरस्टैंडिंग होती है? अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस। तो बहुत से कारण आप बता रहे हैं, जितने भी आप कारण बता रहे हैं ये सब आप दूसरों के बता रहे हैं ना। जो लोग आपके साथ ठीक से व्यवहार नहीं करते, जो आपको रिस्पेक्ट नहीं देते, आप लोगों को कौन याद आ रहा था? वही लोग याद आ रहे थे जो आपको समझते नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं, जो आपको गुस्से से व्यवहार करते हैं, आपके साथ प्यार से बात नहीं करते, आपसे अहंकार से पेश आते हैं, वही लोग याद आ रहे थे ना। और हम सबका ये पक्का मानना है कि जब वो बदलेंगे तभी हमारा रिश्ता अच्छा होगा। हमारा रिश्ता आज इसलिए ख़राब है क्योंकि वो कड़वी वाणी बोलते हैं, वो हमें रिस्पेक्ट नहीं देते, और जब तक वो रिस्पेक्ट नहीं देंगे तब तक रिश्ता ठीक होने वाला नहीं है। पक्की बात है। सब दिल से बताइए, जब आप ये चीज़ें बता रहे थे कौन याद आ रहे थे? सामने वाले या खुद की बात बता रहे थे कि मेरे अंदर अभिमान बहुत है, मैं थोड़ा लालची भी हूँ, मेरे अंदर गुस्सा भी आता है? किसकी बातें बताई जा रही थी? ज़्यादातर लोग सब हाथ खड़ा कर रहे थे क्योंकि उनको सामने वाले
दूसरे लोग याद आ रहे थे कि वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जब तक वो ठीक नहीं होंगे हमारा घर परिवार सही होने वाला नहीं है। तो ये भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये भी एक मिथ है कि हमें लगता है कि अगर रिश्तों को ठीक करना है तो दूसरों को ठीक होना पड़ेगा, लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम है। रिश्ते दो लोगों के बजाय एक से भी बेटर बन सकते हैं। अगर एक सही है तो दूसरा अपने आप सही हो जाएगा। अगर आप ये समझ लें कि मुझे रिश्ते अगर ठीक करने हैं तो सबसे पहले किसे ठीक करना पड़ेगा? पीछे वाले बताओ। अपने आप को। जो कहते हैं मुझे चेंज करना पड़ेगा वो हाथ खड़े करो। वेरी गुड, वेरी गुड, कमाल है। अब आप सब यहाँ आके यहाँ की भाषा बोलेंगे ना, लेकिन यहाँ से बाहर जाएंगे फिर कौन सी भाषा बोलते। मेन बात वो है, वातावरण का प्रभाव है। अच्छी अच्छी बातें हैं, अभी तो आज स्टार्ट हुई हैं, धीरे धीरे 3 दिन बाद तो आप आधे देवता बन जाएंगे। लेकिन वो देवता, वो देवत्व कितने दिन मेंटेन रहता है वो मेन बात है। तो हम अगर इंतज़ार करते रहेंगे कि सामने वाला बदले तो हम इंतज़ार ही करते रहेंगे। हमारा इंतज़ार पूरा होने वाला नहीं, क्योंकि सामने वाले का बदलने का कोई भी मूड ही नहीं है। वो क्यों नहीं बदलना चाहता, कभी सोचा आपने? वो इसलिए नहीं बदलना चाहता क्योंकि उसके अनुसार प्रॉब्लम किस में है? उसके अनुसार प्रॉब्लम हमारे में है, और हमारे अनुसार प्रॉब्लम किस में है? उसमें है। तो हम सोचते हैं मैं सही हूँ, वो गलत है, उसे बदलना चाहिए, और वो भी यही सोच रहा है। दोनों में से दोनों अपने ऊपर कोई भी काम नहीं कर रहा, केवल दूसरों को कह रहे हैं कि तुम बदलो, तुम ठीक नहीं हो। दोनों में से एक भी अगर ये मान ले कि मुझे बदलने की ज़रूरत है, तो संबंध अपने आप अच्छे हो जाएंगे। जब हम दूसरे से ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आप बदलो, तो वो व्यक्ति हमसे दूर हो जाता है और वो रिश्ता कमज़ोर पड़ जाता है। क्यों वो रिश्ता कमज़ोर पड़ता होगा? क्योंकि हम उसे ये एनर्जी भेज रहे हैं कि तुम सही नहीं हो, यू आर रॉन्ग, यू आर बैड, यू शुड चेंज योरसेल्फ। तो ये एनर्जी है रिजेक्शन की एनर्जी, कि मैं आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मैं आपको पसंद नहीं कर रहा, स्वीकार नहीं कर रहा। मैं तुम्हें तब स्वीकार करूँगा जब तुम मेरे अनुसार चलोगे, जब मेरे अनुसार तुम बन जाओगे। जो मुझे सही लगता है उसको सही मानकर अगर तुम चले तो मुझे अच्छे लगोगे, नहीं तो तुम मेरे लिए ठीक नहीं हो। ये है नेगेटिव एनर्जी, जिसे कहते हैं डिसरिस्पेक्ट की एनर्जी। अगर हम सामने वाले को रिस्पेक्ट देंगे, उसकी बात को, उसकी हैबिट्स को एक्सेप्ट करेंगे, तो वो हमारी बात सुनने के लिए तैयार होगा। नहीं तो हमारे द्वारा कही गई अच्छी से अच्छी बात, अच्छी से अच्छी एडवाइस भी उसे सुनने में अच्छी नहीं लगेगी, सुनने के लिए ही तैयार नहीं होगा। तो समझना और उसको फॉलो करना तो आगे की बात है। क्यों? क्योंकि हमने फाउंडेशन डिसरिस्पेक्ट का बनाया। क्या मन में सोच के उसको कहा। ये बात पक्का कर लो कि हम ये सोचने के बजाय कि दूसरा क्या करता है, हम अपनी चेकिंग करें कि मैं उसके लिए क्या सोचता हूँ। वो गलत कर रहा है, पर अगर मैंने मन में ये सोच लाई कि ये गलत है, ये बुरा है, तो वो एनर्जी बैड एनर्जी है, वो नेगेटिव एनर्जी है। वो उस तक जाएगी, वो फिर आपसे बात करना भी पसंद नहीं करेगा। तो अगर दूसरे को बदलना है, कौन कौन आप में से ट्राई करता है दूसरों को बदलने की? सभी करते हैं, ये बदल जाएं। खासकर बच्चे तो बदल ही जाए, और हस्बैंड को तो पूरा मेरे अनुसार ही चलना चाहिए, है ना। कितनी कंट्रोलिंग पावर हम घर में यूज़ करते हैं, सबको कंट्रोल करना चाहते हैं।
इसे पॉजेसिवनेस भी कहते हैं। और दूसरों को कंट्रोल करने के चक्कर में अपने ऊपर कंट्रोल हमारा ख़त्म हो जाता है। आप ज़रा सोचिए, हम दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन कोई भी ह्यूमन बीइंग दूसरे को कंट्रोल नहीं कर सकता। ये बात बिल्कुल सच है। कोई किसी को कंट्रोल क्यों नहीं कर सकता? आज हम अपने से पूछें, क्या मेरे ऊपर कंट्रोल है? मेरा हाथ मेरे कहना मानते हैं? मेरा मुख मेरी बात सुनता है? कई बार मुख से ऐसी बातें निकल जाती हैं गुस्से में, बाद में हम हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे होते हैं, सॉरी जी सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। लेकिन जो बात निकल गई, कमान से निकला हुआ तीर और जुबान से निकली हुई बात वापस नहीं आती। जो बात चली गई वो चली गई। अब सॉरी बोलते रहो, इसका मतलब अब मुख पे कंट्रोल नहीं है, हाथों पे कंट्रोल है। कई बार तो हाथ कहना मान लेते हैं, कई बार ये उल्टा भी कर लेते हैं। जब गुस्सा है तो किसी को मार भी देंगे, हाथ में कोई और बड़ी चीज़ आ गई उसका यूज़ कर देंगे। लोग गुस्से में आके गोली मार देते हैं, सामान फेंक देते हैं, मोबाइल बर्तन पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। उस वक्त हाथ भी कंट्रोल में नहीं होते। आंखें कंट्रोल में हैं, आंखें कहना मानती हैं, जो नहीं देखना है उसको भी देख लेते। कान पता है किसी की बुराई नहीं सुननी चाहिए, फिर भी बुराई सुनने में ज़्यादा मज़ा आता है। आपके पड़ोसी की कोई तारीफ़ करे आपको अच्छा नहीं लगेगा, और जब उसकी कोई आलोचना करे, बुराई करे, आप कहेंगे अच्छा फिर क्या हुआ, पूरी कहानी सुनेंगे। अगले दिन फिर पूछेंगे भाई उसका क्या हुआ। बुराई सुनने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, इसका मतलब वो भी मेरा कहना नहीं मानते। और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या मेरा मन मेरा कहना मानता है? कोई ऐसा मन जीत जगत जीत जो कहे जी मन मेरा नौकर है, मन मेरे अनुसार चलता है, जहाँ लगाना चाहूँ वहीं लग जाता है? तो मन भी नहीं सुनता मेरी। इसलिए तो मैं कहता हूँ ना, मेरे मन सुन रहा, मेरा मुख भी मेरी बात नहीं सुनता। इसलिए हम दूसरों को सुनाते रहते हैं कि आप ही मेरी बात सुन लो, आप ही बदल जाओ। दूसरों को क्या करना चाहिए इसकी सलाह सबके पास है, पर मुझे क्या करना है इसका पता ही नहीं है। तो अध्यात्म हमें सिखाता है, मेडिटेशन राजयोग हमें सिखाता है कि अब मुझे अपने को देखना है कि मुझे क्या करना है, मैं क्या कर सकता हूँ, कौन सी चीज़ें मेरे कंट्रोल में हैं जिन्हें मैं कर सकता हूँ। जहाँ किया जा सकता है वहीं करना है। और सबसे आसान है अपने ऊपर काम करना, अपने को चेंज करना। दूसरे तो हमारे हाथ में कैसे हैं, उनका तो अपना ब्रेन है, अपनी थिंकिंग है, वो मेरे अनुसार नहीं चलेंगे। ये एक्सेप्टेंस चाहिए, इसकी भी स्वीकृति आपको देनी पड़ेगी कि दूसरा चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है। इसलिए आज से ये बात पक्की कर लो कि हम दूसरों को समझा सकते हैं, हम दूसरों को गाइड कर सकते हैं, दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं, दूसरों को ऑर्डर दे सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। पर वो बात हमारी माने या ना माने, ये किसकी मर्जी है? ये मेरी मर्जी चलेगी या उनकी मर्जी चलेगी? ये उनकी पसंद है। ये फ्रीडम आपने दूसरों को देनी है। हम कह सकते हैं, पर वो करे तो भी ठीक, ना करे तो भी ठीक। हम सब अपेक्षा रखते हैं, एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि दूसरा ऐसा करे, ऐसा करे, ऐसा करे। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि जो मैं अपेक्षा रखूं दूसरों से, दूसरा वैसा ही करेगा? क्या मैं दूसरों के बारे में डिसाइड कर सकता हूँ? सोच तो सकता हूँ, पर डिसाइड किसने करना है? ये चॉइस उनकी है। तो एक्सपेक्टेशन रहती है कि आप ऐसा करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, आप ऐसा नहीं करेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। ये हो गई अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन। लेकिन स्वीकृति क्या है? एक्सेप्टेंस है कि आप ऐसा करें तो भी अच्छा,
अगर ना करें तो भी आप बहुत प्यारे हैं, तो भी आप बहुत अच्छे हैं। इसे कहते हैं स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। और जितनी जल्दी आप जीवन में एक्सेप्टेंस ले आएंगे उतनी जल्दी आप सुखी हो जाएंगे। नहीं तो हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, ये ऐसा क्यों करते हैं, ये ऐसा क्यों करते हैं, इन्हें ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी उधेड़-बुन में पूरा जीवन बीत जाता है। एक छोटा बच्चा होता है, माँ के पास आता है, माँ कहती है बेटा बैठ जा, बैठ जाता है, उठ जा, उठ जाता है, दरवाज़ा बंद करके ला, दरवाज़ा बंद कर देता है। माँ को लगता है मेरा लाल बड़ा आज्ञाकारी है, मेरी हर बात मानता है, बड़ी खुश होती है। पर जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है, एक स्टेज ऐसी आती है कि वो माँ की बात सुनने के बजाय किसकी बात सुनने लगता है? किसकी बात सुनने लगता है? अपने मन की। अब उसका मन थोड़ा विकसित हो गया, तो उसके मन में अब जो आ रहा है वो कहता मैं अब ये करूँगा। तो माँ को लगता है बच्चा अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। तो क्या ये ज़रूरी है कि बच्चा सारी उम्र माँ का ही बात सुनेगा? क्या आप बच्चे को ऐसा बनाना चाहते हैं कि वो टोटल आप पे डिपेंडेंट रहे, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ही ना करे? लेकिन हम क्या होते हैं? कंट्रोलिंग हैबिट है कि बच्चा कंट्रोल में रहे। फिर हम कहते हैं कर गलती, जब सज़ा मिलेगी ना भुगतेगा तो पता चलेगा। मतलब उसको सज़ा मिलेगी फिर मेरे पास आएगा और मेरा कहना मानेगा। फिर वही हैबिट कि मुझे दूसरों को कंट्रोल करना है। हम किसी को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, पक्का मान लो, सिवाय अपने ऊपर कंट्रोल हो सकता है। दूसरा दुनिया में किस किस को कंट्रोल करते फिरेंगे, किस किस को सुधारते रहेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए इस एक्सेप्टेंस को लाइए कि सब मेरे अनुसार नहीं चलेंगे। अगर मुझे किसी को बदलना है, किसी को चेंज करना भी है, तो उसका तरीका है पहले फाउंडेशन रिस्पेक्ट का स्थापित कीजिए। अगर रिस्पेक्ट दिए बिना, दूसरे की आदत को स्वीकार किए बिना आपने उसे कहा आपको ये करना नहीं चाहिए, ये करना चाहिए, वो आपकी बात नहीं सुनने के लिए तैयार होगा। सपोज मैं आपसे पूछूं कि आप कितने बजे उठते हैं? कितने बजे उठते हैं? घर में 6 बजे तो उठ ही जाते हो, 5 बजे, ये 4 बजे वाले भी। 6 बजे वाले कौन है? 6 बजे वाले, देखो इन्होंने 6 बजे उठे, ठीक है। अब मैं इनको कहूँ कि आप 6 बजे उठते हैं, ये को उठने का टाइम है, सारी दुनिया 6 बजे तक उठ जाती है, आप 6 बजे तक सोए रखते हैं, सूरज निकल आता है, हम लोग सारे घर के काम करके आ जाते हैं और आप 6 बजे उठते हैं। ये कोई सही बात नहीं है। 4 बजे उठा करो, मैं 4 बजे उठता हूँ। तो मैंने अगर ये कह के उनको बदलने के लिए कहा तो वो भाई जी क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? वो कहेंगे भाई जी शायद आपको नींद नहीं आती होगी, जो सवेरे सवेरे आधी रात को उठ जाते हो। सवेरे भी नहीं वो सोचेगा, वो कहेगा आधी रात को उठते हो, आपको नींद नहीं आती तो गोलियां खा लिया करो। फिर क्या वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार होंगे? सुनने के बाद समझने के लिए तैयार होंगे? क्योंकि मैंने डिसरिस्पेक्ट दिया, पहले मैंने उनकी हैबिट को कैंसिल किया कि यू आर रॉन्ग, यू आर बैड, तो वो मेरी बात नहीं सुनेंगे और मेरे लिए नेगेटिव सोचेंगे। और इसके बजाय अगर मैं उनको कहता अच्छा 6 बजे उठते हैं, वेरी गुड, 6 बजे आपके हिसाब से बहुत अच्छा है, लोग तो 8 बजे उठते हैं, आप तो 6 बजे उठ जाते हैं, तो थोड़ा सा उनको अप्रिशिएट करता। फिर मैं उनको कहता कि कभी कभी ना 4 बजे भी उठो, 4 नहीं उठ सकते 5 बजे उठ जाओ, देखना बड़ा एंजॉय करोगे, सारा दिन बड़ा अच्छा बीतेगा। तो वो भाई जी सिर हिलाएंगे, भाई मैं कोशिश करूँगा, कम से कम इस स्टेज तक तो पहुँचेंगे, और हो सकता है वो कभी उठ भी जाएं मेरी बात सुन के। तो दूसरे को बदलने का तरीका यही है। ये नहीं बच्चे सोए हुए हैं, हम उनको कह रहे हैं कुंभकर्ण कहीं का सोया पड़ा है, तो फिर वो कुंभकर्ण ही बनेगा, आपने कह ही तो दिया उसको। तो
ये कला सीखनी है कि कैसे दूसरों को बदलना है। पहले तो मान लो हम बदल नहीं सकते, बदलना उसने खुद है, हम केवल समझा सकते हैं। लेकिन समझाने में भी मेरे और उनके बीच में जो वाइब्रेशंस हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए। मेरे से पॉजिटिव एनर्जी उन तक जानी चाहिए, तो वो बदलने के लिए तैयार होंगे। जब उनको लगेगा कि ये मेरे वेल विशर हैं, अगर हम उनके लिए सोचेंगे ये गलत हैं, तो वो सोचेंगे हम गलत नहीं, आप गलत हैं। आप में से कितने पेरेंट्स कहते हैं कि पेरेंट्स हमेशा राइट होते हैं और बच्चे हमेशा रॉन्ग होते हैं? बच्चे तो हमेशा ही गलत होते हैं ना, वो तो ना समझ है, अभी नए नए हैं, उनको क्या पता। सवेरे वो जितने बजे उठते हैं वो भी गलत, रात को जितने लेट सोते हैं वो गलत, जिस तरह के कपड़े आजकल के बच्चे पहन रहे हैं वो गलत, जिस तरह का वो खाना खाते हैं फास्ट फूड वो गलत, जिस तरह के उनके दोस्त हैं वो गलत, जिस तरह की उनकी कैरियर की चॉइस है वो गलत, उनकी हॉबीज़ भी गलत, सब कुछ गलत। तो बच्चों को गलत गलत कहेंगे तो फिर बच्चे क्या कहेंगे? वो कहेंगे गलत हम नहीं, आप गलत हो, आप ओल्ड फैशन्ड हो, आपको पता नहीं है दुनिया कहाँ पहुँच गई। तो वो जो बना ना रिश्ता, वो किसका बना? इस सोच के आधार पर कि तुम गलत हो। फिर वो बच्चे आपकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। इसलिए बच्चे अगर कुछ गड़बड़ करें भी तो पहले प्यार से उनकी बात सुनो। वो सच बोलने के लिए तैयार हैं। क्या आप अपने बच्चों से सच सुनने के लिए तैयार हैं? क्यों बच्चे झूठ बोलते हैं आपसे? क्योंकि आप सच सुनना नहीं चाहते। अब आपका बच्चा बोल के आए कि आज मैंने स्कूल से बंक किया और मैं सिनेमा फिल्म देखने चला गया, तो आप क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे या प्यार से समझाएंगे? चलो ये छोटी सी बात है। कोई अगले दिन वो बच्चा बताए कि मेरे एक दोस्त ने कहा सिगरेट पियो, तो मैंने भी पी ली, तो अब बच्चे की क्या होगी? समझाएंगे या पिटाई करेंगे? अब पिटाई करेंगे। अब उसको पता चल गया कि सच बोलो तो थप्पड़ पड़ते हैं। अगले दिन से उसने बताना बंद कर दिया और आप कह रहे हैं अब ये सुधर गया लगता। अब दो चीज़ें हैं, एक तो है कि बच्चा सच आपको बताए तो आप उसको बदल सकते हैं, एक है कि वो सच बताए ही ना आपको, फिर तो बदलने का मतलब ही नहीं बनता। तो सच बच्चा तब बताएगा जब आप सच सुनने के लिए तैयार होंगे। आप एकदम उसकी चीज़ को रिजेक्ट करेंगे कि तुमने गलत किया है, तुम बहुत बड़ा गुनाह करके आए हो, तो बच्चे को लगेगा उसने तो नॉर्मल वे में किया कि सब सिनेमा देख जा रहे थे, उसने सोचा मैं भी चला जाऊं। तो बिना समझाए, बिना उसकी बात को स्वीकार किए अगर हम रिएक्ट करेंगे, ये शॉर्टकट अब बच्चों से चलने वाले नहीं है कि बच्चे ने कुछ किया, आपने डांटा, आपने थप्पड़ मार दिया, आपने चिल्लाया और बच्चा ठीक हो गया। नहीं, पेरेंटिंग इज़ ए वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर बच्चों को संभालना है, बच्चों को ठीक रखना है, तो आपको भी ठीक होना पड़ेगा। आपके कहने से ज़्यादा आप क्या करते हैं बच्चे उससे सीखते हैं। अगर आप फिल्म देख रहे हैं और बच्चे को कह रहे हैं कि भाई पढ़ाई करो अपने कमरे में जाके, खुद टीवी पे बैठे, तो वो होने वाला अब नहीं है। आपको खुद को ठीक करना पड़ेगा तो बच्चे ठीक होंगे। और बच्चों से कम्युनिकेट करने के लिए बहुत अच्छी आपको अंडरस्टैंडिंग बच्चों की चाहिए। बच्चों के ऊपर रोब से क्रिटिसाइज करके, कंपैरिजन करके, कंपटीशन की भावना उनमें क्रिएट करके उससे कुछ होने वाला नहीं है। संबंधों को ठीक करना है तो ना क्रिटिसिज्म को यूज़ करना है, ना कंपैरिजन को यूज़ करना है। घर में माँ बाप के झगड़े का सबसे ज़्यादा असर कहाँ होता है? बच्चे के कोमल मन में। अगर माँ बाप का झगड़ा बच्चों के सामने हो रहा है तो उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट बच्चे के ऊपर क्या पड़ेगा कि जो घर का वातावरण है वो बहुत भारी हो जाएगा। उस नेगेटिव एनवायरनमेंट में उस बच्चे की ग्रोथ नॉर्मल नहीं होगी, उसको पढ़ाई में ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी।
क्योंकि उसे वातावरण का, खुशनुमा वातावरण का सहयोग नहीं मिला। घर में उदासी है, नाराज़गी है, रूठे पड़े हैं, झगड़ा हो रहा है, तो वो नेगेटिव एनवायरनमेंट का असर सबसे ज़्यादा किस पे पड़ेगा? बच्चे पे, क्योंकि वो बड़ा अभी कोमल नई नई कली खिली है और वो बच्चा को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए घर में माँ, अब हस्बैंड वाइफ को तो प्यार से रहना ही है, साथ में बच्चों को अगर ठीक लाइन पे लाना है, बच्चों को डिसिप्लिन करना है, तो कभी भी नेगेटिव भाषा बोलकर बच्चों को सुधारने की कोशिश ना करो। हम जो कुछ बच्चे के लिए बोल रहे हैं, बच्चे के मन में उसके प्रति एक चित्र बनता है, एक कल्पना करता है बच्चा, और धीरे धीरे उस बात को स्वीकार कर लेता है। हम बच्चे के लिए कह रहे हैं ये बच्चा बहुत स्लो है, कोई भी काम इससे ठीक से नहीं होता, इसको तुम रख दो, तुम्हारे से गिर जाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, तुम जो करते हो खराब ही करते हो, तुम तो पढ़ने में बिल्कुल निखट्टू हो, पढ़ते ही नहीं हो, नालायक कहीं के। अब हमने बच्चे को कह दिया नालायक, हमने कह दिया बच्चे को मूर्ख, और किसने कहा? जो उसके लिए भगवान है, सब कुछ हैं। छोटा बच्चा देखो, कल मैं बगीचे में जा रहा था, एक छोटी सी लड़की पापा पापा, उसके पीछे लोग उसको कह रहे हैं हमारी तरफ आ जाओ, कहीं ना जाए, पापा ही दिखे उसे, पापा मम्मा के अलावा कोई दिख ही नहीं रहा। उसके लिए सब कुछ कौन है? पेरेंट्स। और पेरेंट्स जो कहते हैं वो सही कहते हैं, बच्चे को तो यही है। अब पेरेंट्स ने क्या कह दिया बच्चे को कि तुम नालायक हो, तो बच्चे ने स्वीकार कर लिया, वो ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। आपके द्वारा निकली हुई एक बात बच्चे के लिए ब्रह्मास्त्र बन गई। उसने स्वीकार कर लिया कि मैं नालायक हूँ। आप उसे कितनी भी ट्यूशन लगा दो, कितनी भी कोचिंग करा दो, वो बच्चा प्रूव करके बताएगा कि मैं कैसा हूँ, मैं नालायक हूँ। क्योंकि किसने कहा? जो उसके सबसे बेस्ट लोग हैं, उन्होंने उसको सर्टिफिकेट दे दिया। तो बच्चों को कभी भी नेगेटिव लाइन बोलकर सुधारने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि उससे बच्चे के अंदर इन्फीरियरिटी, हीन भावना बैठ जाती है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, ये मेरे बस की बात नहीं है। अपने बच्चे को हमेशा हीरो कहो, अपने बच्चे को राजा बच्चा कहो, अपने बच्चे की तारीफ़ करो। कई लोग क्या करते हैं, घर में कोई रिश्तेदार आ जाए तो उनके सामने बच्चों की बेइज्जती करना शुरू कर देंगे। अब कोई भी आप बच्चा, कोई भी व्यक्ति अपनी तारीफ़ सुनना चाहता है, इंसल्ट कोई स्वीकार नहीं करता। हालांकि हमारे मन में यही होता है कि ये सुधर जाएगा, अगर हम इसको नालायक बोलेंगे तो क्या पता ये इंटेलिजेंट बन जाए। नहीं, इंटेलिजेंट तब बनेगा जब आप उसको इंटेलिजेंट कहेंगे और उस मन में सोचेंगे कि मेरा बच्चा तो इंटेलिजेंट ही है। थॉमस एडिसन के बारे में कहते हैं, उसे स्कूल से निकाल दिया गया, टीचर ने नोट भेजा माँ बाप के नाम कि तुम्हारा ये जो है लाल, ये अल्प मंद बुद्धि है, इसे हम नहीं पढ़ा सकते, इसे अपने घर ले जाओ। तो उसकी माँ ने जवाब दिया, मेरा बच्चा मंद बुद्धि नहीं है, अगर इसे तुम नहीं पढ़ा सकते मैं पढ़ाऊँगी। और उस माँ ने उस बच्चे को पढ़ाया और इतना अच्छा पढ़ाया कि वो बाद में इतना बड़ा साइंटिस्ट बना जिसने बिजली के बल्ब की इन्वेंशन की। तो अपने बच्चे के लिए, किसी के लिए भी, दूसरों के बच्चे के लिए भी, जो दिख रहा है वो नहीं बोलना, वो बोलना जो आप देखना चाहते हैं। आप बच्चे को इंटेलिजेंट देखना चाहते हैं तो इंटेलिजेंट बोलो। आप कहो मेरा अच्छा बच्चा है, क्योंकि आप अच्छा ही देखना चाहते हैं, तो उसको अच्छा कहो, वो अच्छा बन जाएगा। ये कहने के बजाय तुमसे नहीं होगा, ये कहो तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट, तो बच्चा अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा अच्छा करके दिखाएगा। मैं हंसी में मजाक करता हूँ। एक बार किसी ने, एक पिताजी अपने बच्चे से पूछ रहे थे, बताओ भाई 50 और 20 कितने होते हैं? तो बच्चा कह रहा 65। पिताजी कहते शाबाश,
50 और 20 65। सामने से एक गुजर रहा था, वो कहने लगा यार ये मैथमेटिक्स बच्चे को पढ़ा रहा है, इसको खुद भी आता है कि नहीं। उसने पूछा भाई ये तो 70 होते हैं, तुम 65 पे भी शाबाश दे रहे हो। उसने कहा जी कल तक तो 60 बताता था, आज 65 तक पहुंचा है इसलिए शाबाश दे रहा हूँ। तो ये तरीका है, दूसरे को आप अप्रिशिएट कीजिए। आज के दौर में अगर आपने रिश्ते बचाने हैं, बड़ी सुंदर लाइन किसी ने कही थी, किसी से बहस ना करो। बहस करने से भी रिश्ते खराब हो जाते हैं। कोई आपको कहे कि हाथी उड़ता है, आपको जी हमारे घर की छत पे तार पे बैठा हुआ है, काहे को टकराव लेना। जो कहे, एक ने कही दूसरे ने मानी, दोनों ब्रह्म ज्ञानी। काहे को टकराव करना। रिश्ते दूसरों के चक्कर में, पॉलिटिक्स की बातों में आके हम रिश्ते खराब कर देते हैं। वो कुछ कर रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, हम आपस में लड़ने लग जाते हैं। काहे को, हमें क्या मिलेगा उससे। दूसरे की बात को सम्मान दो, चाहे आपको वो पसंद आए या ना आए, पर आप उसकी बात को सम्मान दो। देखना वो व्यक्ति आपके नज़दीक आएगा, और अगर आपने उसकी बात को काटा, आप तो वो व्यक्ति आपसे दूर हो जाएगा। सिंपल सी बात। दूसरी चीज़ है कंपैरिजन। एक तो हो गया क्रिटिसिज्म, दूसरे की बुराई करना, आलोचना करना। आप में से किसको अच्छा लगता है कि हमारी कोई बुराई करे और पीठ पीछे बुराई करे? तो सामने अच्छा बने और पीठ पीछे बुराई करे तो अच्छा लगता है? पर आज से मन में बैठा दो कि लोग आलोचना करेंगे ही करेंगे। आपके अच्छे से अच्छे जानने वाले भी पीठ पीछे बुरा बोलेंगे, क्योंकि उनकी हैबिट होती है। तो उसका भी बुरा नहीं मानना है। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही कि कोई अगर पीठ पीछे आपकी बुराई करे, पीठ पीछे अगर आपकी कोई बात करे, तो भी घबराना मत, क्योंकि बात उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है। निंदा उसी की होती है जो जिंदा होता है। मरने के बाद तो केवल तारीफ होती है। आपकी निंदा करे तो घबराना नहीं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपने भी दूसरों की निंदा करनी है। आपने नहीं करनी। आपकी कोई करे तो मन में ले आओ, निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन पानी, निर्मल करे सुहाए। दुनिया में एटलीस्ट कोई व्यक्ति है जो आपके लिए टाइम और एनर्जी दे रहा है। वो आपको परफेक्ट बनाना चाहता है, इसलिए तो निंदा कर रहा है। तो आप उसको पॉजिटिव वे में लो कि ये व्यक्ति मेरे को डायग्नोज कर रहा है, ये डॉक्टर बन के आया है, मेरा एक्सरे करके बता रहा है, ये मेरा अल्ट्रासाउंड करके बता रहा है कि तुम में अभी ये कमी है। आप उसको पॉजिटिव वे में लो। पर दुनिया में पॉजिटिव नहीं लेते, इसलिए आपने किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है। आपने लोगों की गुण बताने हैं, विशेषताएं बतानी हैं। किसी के ऐब को यूं ही बेनकाब ना कर। कई बार हमें लगता है कि इसके अंदर देखो क्या क्या बुराई है, बाहर से अच्छा बनता है, अंदर से ख़राब है। मैं सबको बताऊंगी ताकि लोगों को पता चले कि ये व्यक्ति बड़ा धोखेबाज है, ये व्यक्ति ऐसा है। तो किसी शायर ने बड़े खूब कहा, किसी के ऐब को तू यूं ही बेनकाब ना कर, खुदा हिसाब करेगा, तू खुद हिसाब ना कर। बुरी नज़र से ना देख ओ देखने वाले, मैं लाख बुरा सही पर तू अपनी नज़र खराब ना कर। सुनते हैं तो भूल जाते हैं, जब व्यवहार में आते हैं तो नज़र कहाँ जाती है। किसी ने सफ़ेद कपड़े पहने हैं, वो सफ़ेद रंगली नज़र आ रहा, एक काला दाग होगा ना कहीं, वही नज़र, दृष्टि वहीं जाती है। इसलिए किसी ने कहा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलया कोई, जब दिल झांका अपना, मुझसे बुरा ना कोई।
हम अपने को देखें कि हम कितने पानी में हैं, कौन कहाँ क्या कर रहा है, क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। इन बातों से जितना आप दूर रहेंगे उतना आप खुशी से भरपूर रहेंगे। इसलिए दुनिया की फिक्र नहीं करनी। किसकी फिक्र करनी है? अपनी। यहाँ बैठ के ये नहीं सोचना कि ये बात तो मेरे हस्बैंड के लिए है, ये बात तो मेरी सास के लिए है, अगर वो यहाँ आई होती तो कितना अच्छा होता। एक बार मैं लेक्चर दे रहा था, पीछे कोई जानने वाली फैमिली बैठे थी, उन्होंने मुझे बाद में फ़ोन किया कि भाई जी, बच्चे भी थे उनके, बहू भी थी, कि जब से आपने लेक्चर दिया है हमारे पीछे पड़ गए हैं कि ये सारी बातें तो आपके लिए कही गई हैं। तो यहाँ बैठ के ये नहीं सोचना कि ये बात उनके लिए है, ये बात किसके लिए कही जा रही है? मुझे। मैं अर्जुन हूँ, गीता ज्ञान मुझे सुनाया जा रहा है। अब अर्जुन सोचे कि ये तो दुर्योधन के लिए बात थी, ये दुशासन के लिए थी, उनके लिए थी ही नहीं, उनको तो सुनाई नहीं गई। आपको सुनाई जा रही है, ये आपके लिए है, आपने उसे फॉलो करके अपने जीवन में लाना है। तो कंपैरिजन पे अब मैं बात करता हूँ, दूसरों से तुलना करना। हम अपने बच्चों की भी बड़ी तुलना करते हैं। क्या तुलना करते हैं? देखो, तुम्हारे 70% मार्क्स आए, तुम्हारा भाई, तुम्हारा कजन, तुम्हारा पड़ोसी, तुम्हारा दोस्त 95% लेके आया। देखो वो कितना स्मार्ट है और तुम कुछ बोलते ही नहीं हो। वो कितना इंटेलिजेंट है और तुम कितने डफर हो। तो हम हमेशा बच्चों की कंपैरिजन एक दूसरे से करते रहते हैं। और तुलना करने का नुकसान क्या होता है कि बच्चे के अंदर ये फीलिंग बैठ जाती है कि मेरे माँ बाप मुझे कम चाहते हैं, मेरे दूसरे भाई बहनों को ज़्यादा पसंद करते हैं, मेरी हमेशा निंदा होती रहती है, उनकी तारीफ़ होती रहती है, शायद वो मेरे से बेटर हैं, मैं थोड़ा कम हूँ। तो ये हीन भावना उनके अंदर बैठ गई। आज वो बच्चा 5 साल का है, कल को 50 साल का भी होगा, वही हीन भावना उसके अंदर होगी कि दूसरे मेरे से बेटर हैं। या हमने उसे बचपन में ये प्रोग्रामिंग कर दी कि यू शुड बी बेटर देन अदर्स। तुम्हें उसके 95 आए, तुम्हारे 96 आने चाहिए, उसके 96 आए तो तुम्हारे 98 आने चाहिए। अगर तुम्हारे 98 आए तभी तुम सर्वाइव कर पाओगे। ये जो हमने उसकी प्रोग्रामिंग कर दी बच्चे की, वो लाइफ लॉन्ग चलती है। उसे लगता है कि मुझे सबसे बढ़िया होना चाहिए तभी मैं खुश हो सकता हूँ। हमने उसे ये नहीं सिखाया कि तुम जो हो, जैसे हो, वैसे भी बहुत अच्छे हो। इसलिए आज वो बड़ा हो गया बच्चा, 50 साल का है, आज उसके पास मारुति अल्टो गाड़ी है, उसके दोस्त के पास BMW है, तो अपने आप को इन्फीरियर फील कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके कहा गया था बचपन में कि जिसके पास जितना बड़ा वही बड़ा है। इसलिए वो आज भी खुश नहीं रह पा रहा। अगर उसको सिखाया होता कि तुम्हारी अल्टो भी तुम्हें उतनी ही खुशी देगी जितनी BMW देती है, तो वो कभी कंपैरिजन नहीं करता। पर हमने क्या सिखाया उसे? कंपैरिजन, तुलना करना। हर आदमी की तुलना हो ही नहीं सकती एक दूसरे की। अब हम किसी समुद्र की या तालाब की मछली को कहें कि पेड़ पे चढ़ के दिखाओ, उसका कैलिबर वो नहीं है, उसका कैलिबर समुद्र के अंदर है। हर बच्चा पढ़ाई लिखाई के लिए नहीं बना, हो सकता वो बिजनेस के लिए बना हो सकता है वो जो कहीं के लिए नहीं बना वो पॉलिटिक्स के लिए बन जाए। जरूरी थोड़ी है सारे डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। हर एक आत्मा अपना भाग्य लेके आई हुई है। जिनके लिए लोग कहते हैं तुम्हारा क्या होगा, वो बाद में बहुत बड़े बड़े लोग बन जाते हैं। और पढ़ने लिखने वाले बेचारे कुर्सी पे बैठने लायक ही बनते हैं। जरूरी थोड़ी है, हर आदमी की अपनी एक खूबी लेके आया है। अगर यकीन ना हो तो तारे ज़मीन पे फिल्म देख लेना, उसमें यही समझाया गया है कि पढ़ना लिखना अगर नहीं आता, और भी आता है बहुत कुछ आदमी को, उसके अंदर जो खूबी है उसको पहचानिए और उसको निखारिए। हर आदमी एक टैलेंट लेके आया ही है,
पर उसका टैलेंट, उसी टैलेंट में उसको एक्सपर्ट बनाइए। दूसरे में बनाएंगे, मछली को पेड़ पे चढ़ाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तुलना बनती ही नहीं है कि सूरज कभी चांद से तुलना करता है। दोनों का अपना अपना टाइम है, अपने अपने टाइम पे रोशनी देते हैं। तो हमें ना किसी से तुलना करनी है, ना कि सबसे बड़ा ब्लॉकेज किसी बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में ये कंपैरिजन है और क्रिटिसिज्म है। कभी भी किसी की, बच्चे की क्या, आपस में हस्बैंड वाइफ हैं, सास बहू है, किसी की आलोचना करनी ही नहीं है। सब अपनी अपनी जगह अपनी अपना रोल निभा रहे हैं, सब अच्छे से अच्छे हैं। दूसरी एक बात, हमें लगता है जब रिश्ते नातों में हम व्यवहार में आते हैं, हम सही हैं, दूसरे गलत हैं। किस किस को लगता है कि आई एम राइट, ओनली आई एम राइट, जो मैं सोचता हूँ, जो मैं बोलता हूँ, जो मैं करता हूँ वही सही है और दूसरों को वही करना चाहिए। कोई व्यक्ति गाड़ी चलाता है 80 की स्पीड पे तो हम कहते हैं बड़ा स्लो चला रहा है। दूसरा व्यक्ति 120 की स्पीड से गाड़ी चला रहा है, हम कहते हैं बहुत फास्ट चला रहा है। देन व्हाट इज़ द राइट स्पीड? राइट स्पीड क्या है? 100 किलोमीटर। किसने डिसाइड किया? मैंने। और जो मैंने डिसाइड किया वही सबको करना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है कि 100 किसकी स्पीड है राइट? मेरी। दूसरे की यही 120 स्पीड राइट है। क्या वो रॉन्ग है या मैं रॉन्ग हूँ, या दोनों अपनी अपनी जगह राइट हैं? बताइए। हॉल में जो लोग आते हैं, आप लोग भी आए, कुछ लोग आगे की सीटें ढूंढ रहे थे। कुछ लोग कहाँ की सीटें ढूंढ रहे थे? पीछे की सीट ढूंढ रहे थे। अब आगे वाले कहें हम राइट हैं, पीछे वाले रॉन्ग हैं। वो सोचे कि आगे बैठना तो अच्छा है, ये देखो जाके पीछे बैठ गए। उन्हें पीछे बैठने वाले अजीब लगते हैं और पीछे बैठने वालों को आगे बैठे हुए अजीब लगते हैं कि देखो आगे जाके बैठ गए। पीछे बैठना चाहिए, पीछे बैठने के बड़े बेनिफिट हैं। आगे बैठेंगे तो भाई जी कुछ पूछ लेंगे, जवाब देना पड़ेगा। आगे सो भी नहीं पाएंगे, पीछे चुपचाप सो जाओ। अगर लेक्चर पसंद नहीं आया तो चुपचाप पतली गली से भाग जाओ। आगे वाला तो जा ही नहीं सकता, इसलिए वो पीछे बैठते हैं। अब पीछे वालों को आगे बैठे हुए अजीब लगते हैं और आगे वालों को पीछे वाले अजीब लगते हैं। यही सारी दुनिया में हो रहा है। अब दोनों में से सही कौन, गलत कौन? कौन सही कौन गलत? दोनों सही हैं। जो कहते हैं दोनों सही हैं वो हाथ खड़ा करो। अब यहाँ तो दोनों सही कह रहे हैं, पर मन में जब कोई बात होती है तो हमें लगता है वो ठीक नहीं है, मैं ठीक हूँ। हमें दूसरे अलग नज़र आते हैं और ख़राब नज़र आते हैं कि ये ठीक नहीं है, लेकिन असल में वो भी ठीक, ये भी ठीक। ऐसा है आज सारे झगड़े, सारे कन्फ्लिक्ट इसी बात के हैं कि मैं सही हूँ, तुम गलत हो। तुम मेरे सही को समझो, और जब तक तुम मेरे सही को समझ के बदलोगे नहीं, तब तक हम झगड़ा करते रहेंगे। यही होता है। इसलिए हम दूसरे को बदलना चाहते हैं। कुछ कह गए, कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए। मैं सही तुम गलत के खेल में ना जाने कितने रिश्ते ढह गए। बस आई एम राइट, मेरी बात मानी जानी चाहिए। हम दूसरों के बारे में क्यों अच्छा नहीं सोच पाते आज? क्योंकि हमारे अनुसार वो अच्छे तब हैं जब वो मेरे अनुसार चलें। जो मुझे सही लगता है उस सही को वो फॉलो करेंगे तो लोग हमें अच्छे लगते हैं, नहीं तो लोग हमें अच्छे नहीं लगते। अब क्या ये पॉसिबल है कि जो मैं सोचूं, जो मैं बोलूं, जो मैं करूं वही दूसरे भी करें? क्या ये संभव है? है संभव? क्यों संभव नहीं है? क्यों दूसरे मेरे अनुसार नहीं चलेंगे?
क्योंकि सबकी सोच अलग अलग है। ये बात पक्की कर लो, सबकी सोच अलग अलग है और रहेगी। ये दुनिया वैरायटी से चलती है, एक जैसी नहीं है, सिमिलैरिटी नहीं है। सब एक जैसे कपड़े पहने हैं, किसी ने कोई, किसी की पसंद कोई, किसी की पसंद कोई। विविधता है, वैरायटी इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस वर्ल्ड। सब एक जैसे नहीं हो सकते। एक बगीचे में सारे एक जैसे पेड़ पौधे हों तो उतना मज़ा नहीं आएगा। तो हम कहते हैं गुलाब भी हो, कमल भी हो, चमेली भी हो, सारे तरह के फूल होने चाहिए। तो ऐसे ही इस दुनिया का हाल है। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हंस मिल बोलिए नदी नाव संजो। भांति भांति के लोग होंगे, घर में भी होंगे जिनसे आपकी शादी हुई, जैसी भी सास आपको मिली, जो भी आपको बॉस मिले, बहू मिले, बच्चे मिले, आप जैसे नहीं होंगे। उनके संस्कार अलग होंगे, सोच भी अलग होगी। क्यों संस्कार अलग अलग होते हैं? क्यों सोच सबकी अलग अलग है? क्योंकि हर आत्मा एक लंबी यात्रा करके आपके सामने आई। जिसे आप सामने देख रहे हैं, जिसके व्यवहार में आप आ रहे हैं, वो एक बड़ी लंबी यात्रा करके आई है, कई जन्मों की यात्रा करके आई है, अलग अलग बैकग्राउंड में होके आई है। हर जन्म में अलग तरह के पेरेंट्स थे, अलग तरह की सिचुएशंस थी, सर्कमस्टांसेस अलग अलग थे सबके। उनके बीच में वो आत्मा रही तो उसके संस्कार वैसे बने। अब वो आपके घर में आ गई और 2 बच्चों के रूप में आ गई। अब वो दोनों बच्चों के संस्कार अलग अलग क्यों हैं? आप कहेंगे इनके संस्कार हमसे मिलते ही नहीं है। कई बार डाउट होता है कि ये हमारे वाला ये है कि कोई और तो नहीं हॉस्पिटल में बदल के आ गया, क्योंकि उनके संस्कार, वे ऑफ थिंकिंग अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि वो अलग अलग यात्रा करके, अलग अलग कर्म करके, अलग अलग संस्कार लेके आई हैं, इसलिए उनकी थिंकिंग अलग होगी ही होगी। तो सबसे बेटर है कि उन्हें एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो, क्वेश्चन मार्क ना खड़ा करो कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनके संस्कार ऐसे हैं। हम उनको समझा के थोड़ा बहुत बदल सकते हैं, लेकिन जो रिकॉर्डिंग करके लाई है वो तो रहेगी और रहेगी। तो इसलिए ना बच्चों का क्रिटिसिज्म, ना बच्चों का कंपैरिजन, और कंपटीशन में भी नहीं बच्चों को लाना। कंपटीशन भी बड़ा नेगेटिव वर्ड हो गया है। हम यहाँ compete करने के लिए नहीं आए, हम यहाँ कोऑपरेट करने के लिए आए हैं इस दुनिया में। कंपटीशन की भावना भी नेगेटिव है, वो भी फिर दूसरे की लेग पुलिंग करेगी, जेलसी पैदा करेगी, स्वार्थी बनाएगी कि मुझे इससे आगे निकलना है। नहीं, हमें साथ मिलके कोऑपरेट करके अपनी लाइफ को अच्छा बनाना है। कोऑपरेशन, सहयोग भावना, जिसे टीम स्पिरिट भी कहते हैं, वो जीवन में लानी है। अच्छा, एक और बात आपसे अगर पूछते हैं, हमारी ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि जो गुड क्वालिटी, जो संस्कार मेरे अंदर है, जो विशेषता मेरे अंदर है, वो दूसरों के अंदर भी वो होनी चाहिए। मैं सच बोलता हूँ तो दूसरों को भी कैसे बोलना चाहिए? सच बोलना चाहिए। और जब वो नहीं बोलते, जब मुझे अपना संस्कार दूसरों पे नज़र नहीं आता, तो मैं अपना भी संस्कार छोड़ देता हूँ। होता है ऐसा कई बार। एक तो मैं हर्ट होता हूँ पहले कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, और उसके बाद मैं अपनी गुड क्वालिटी भी छोड़ देता हूँ। आज से वो नहीं करना। आप में से बहुत से लोगों का टाइम पे आने का संस्कार होगा, है संस्कार या नहीं? जो टाइम पे 6:45 बजे कहा, 7:45 बजे हॉल में आ गए। लेकिन अब आप एक्सपेक्ट करें कि सभी 6:45 बजे आएँ, तो क्या पॉसिबल है? पॉसिबल है, क्योंकि सबका वे ऑफ थिंकिंग अलग अलग है। सबकी पंक्चुअलिटी की डेफिनेशन अलग अलग है।
एक कहता है 6:45 मतलब 10 मिनट पहले मैंने बैठना है, टीचर से पहले मुझे क्लास में पहुंचना है। बड़ी अच्छी सोच है, पर सबकी तो नहीं होगी। एक कहता है 6:45 मतलब एग्जैक्ट 6:45, और एक कहता है 7 भी आ जाओ तो क्या फ़र्क पड़ता है, उसकी सोच वो है। तो आप उनको तो नहीं बदल सकते। आपके अंदर गुड क्वालिटी है, पर आप अब दूसरों से ये एक्सपेक्ट ना करो कि मेरी गुड क्वालिटी दूसरों के अंदर भी हो। मैं एग्जैक्ट टाइम पे आया तो दूसरों को भी आना चाहिए, ये संभव नहीं है। और मेन बात है, दूसरों के अंदर अगर आपको वो क्वालिटी नहीं मिली तो आप अपनी विशेषता को ना छोड़ दो। आज आप 6:45 आए, कल आप 6:45 आए, आपने देखा मैं अकेला ही आया हूँ, बाकी तो आए नहीं, या 2-4 लोग आए, बाकी हॉल खाली है। तीसरे दिन आपने सोचा मैं भी 7 बजे चलता हूँ, कोई पूछता तो है नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने अपना गुण दूसरों की बुराई को देख के छोड़ दिया। आप में से कोई मुझे कहे कि भाई जी आप हमारे शहर आइए, हमारे घर आइए, कभी आप दर्शन दीजिए और मैं चला जाऊं कि मैं आ रहा हूं। आप बड़ी खुशी से मेरे लिए खाना बना रहे हो कि देखो गेस्ट आ रहे हैं, 5-6 सब्जियां बनाई आपने, सारा दिन खड़े रहे, और हमें जब गए आपने बड़े प्यार से भोजन खिलाया। क्योंकि आपकी विशेषता क्या है? भोजन बनाना और भोजन खिलाना। आप बहुत अच्छे होस्ट हैं। आपने खिलाया, मैंने भी कहा जी वाह मज़ा आ गया, कभी आप भी हमारे घर आना, आप भी दर्शन देना। अब आप भी अगले हफ्ते मेरे घर आ गए। अब आप मान लो 6 बजे आए, तो मैंने कहा चाय तो आप पी के आए होंगे, और भोजन तो मैं 10 बजे तक खुद ही नहीं करता, तो आपको क्या खिलाऊंगा? ना मैंने चाय के लिए पूछा, ना मैंने भोजन के लिए पूछा। अब आप क्या फील करेंगे? आपके मन में आएगा देखा इनके लिए मैंने छुट्टी ली, सारे काम छोड़े, 6-6 सब्जियां बनाई, 6 नहीं बना सकते थे 2 ही बना देते, 2 नहीं बनाते कम से कम चाय पिला देते, कुछ भी नहीं किया। तो आपको दर्द हुआ या नहीं हुआ? क्यों दर्द हुआ? क्योंकि आपने अपना अच्छा गुण दूसरों में ढूंढने की कोशिश की। ये गलती नंबर 1। अपनी विशेषता दूसरों में मत ढूंढो। आप सच बोलते हैं तो ज़रूरी नहीं है सारी दुनिया सच बोलेगी। अगर वो ना बोले तो परेशान नहीं होना, क्योंकि वो उनकी विशेषता नहीं है। मेरी विशेषता क्यों नहीं है खाना खिलाना? क्योंकि मुझे आता ही नहीं बनाना। मैं खुद ही ऑनलाइन मंगवा के खाता हूँ, खुद ही सोच रहा हूँ कि ये जाएं तो मैं बाहर रेस्टोरेंट में खा के आऊँ, या ऐसे ही मैगी मूगी खा के गुजारा कर लूँ। तो मेरी विशेषता वो है ही नहीं। मेरी विशेषता कुछ और हो सकती है जो आपकी विशेषता ना हो। मैं बहुत अच्छा खड़े होकर लेक्चर दे सकता हूँ। अब मैं किसी को पीछे से बुलाऊँ कि आओ लेक्चर दो, सुनाओ क्या सुनाया मैंने, और वो ना सुना पाएँ, तो मैं सोचूं अच्छा इनको तो बोलना ही नहीं आता। वो बोलना उनकी विशेषता नहीं है, स्पीच देना उनकी क्वालिटी नहीं है, वो मेरी क्वालिटी है। हर एक आदमी की क्वालिटी, संस्कार, गुण अलग अलग हैं। मुझे अपने संस्कार दूसरों में नहीं ढूंढने हैं, और अगर ना मिले तो अपने नहीं छोड़ने हैं। अब मैं तीसरे एक महीने बाद दोबारा आपके घर जाऊं, अब आप कितनी सब्जियां खिलाएंगे? आप याद करेंगे देखो हमने इनको इतना खिलाया था, इन्होंने कुछ भी नहीं खिलाया, इस बार आप भी नहीं पूछेंगे। तो इसका मतलब आपने मेरी बैड क्वालिटी को कॉपी कर लिया और अपनी गुड क्वालिटी छोड़ दी। अगर आपको अपनी क्वालिटी दूसरों में ना मिले तो अपनी क्वालिटी छोड़नी नहीं है, उसको मेंटेन रखना है। दूसरा टाइम पे आए या ना आए, आपने आना है, क्योंकि वो आपकी खूबी है। दूसरे की बुराई देख के अपनी खूबी नहीं छोड़नी है। इतने कमज़ोर नहीं बनना कि दूसरों को कॉपी कर लो आप।
आपने वो बनना है कि आपको देख के दूसरा आपको कॉपी करे, वो बनना है आपने। ये तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा और आपको आज बताएंगे बातें। 8:15 बजे तक ऐसा आदेश हुआ है, तो ये और अच्छी बात है। तो अब क्या करना है? अपनी गुड क्वालिटी नहीं छोड़नी है, पक्का। बहुत से लोग कहते हैं हमने इनके लिए इतना किया, पर जब हमें ज़रूरत पड़ी तो इन्होंने हमारे लिए इतना भी नहीं किया। तो हम क्या सोच परेशान हो जाते हैं। हमने किया, ये किसकी विशेषता है? ये मेरी विशेषता है कि मैंने उनका भला किया, उनके लिए मदद की, हेल्प की। पर वो भी मेरे लिए करें, ये एक्सपेक्टेशन रखना रॉन्ग है। राइट है या रॉन्ग है? रॉन्ग है, क्योंकि ये खूबी उनकी नहीं है, उनकी हेल्प करने की खूबी नहीं है, उनकी खूबी कोई और है। हो सकता है वो बहुत बड़े राइटर हो सकता हो वो कोई और चीज़ में एक्सपर्ट हो, वो डॉक्टर हो, लोगों की बीमारी ठीक कर देते हो, पर हेल्प नहीं कर पाते, क्योंकि वो उनकी खूबी नहीं है। स्पेशली अपने बच्चों के साथ ये बात पक्की करनी है कि बच्चे जो हमारे हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम उनके लिए बहुत कुछ करें और वो भी हमारे लिए करें। आप में से कौन कौन एक्सपेक्ट करता है कि कल हम बच्चों को आज इतना कर रहे हैं, कल बच्चे भी हमारे लिए करें? करते हैं ना? ये नहीं रखना है। बच्चे करें तो भी ठीक, ना करें तो भी ठीक, क्योंकि बच्चे जिस माहौल में आज रह रहे हैं उनके पास वो स्टॉक नहीं है, उनकी वो कैपेसिटी नहीं है, वो अपने 2 बच्चों को ही संभाल पाएँ, वो भी बड़ी बात है। तो वो बुज़ुर्गों को कहाँ संभाल पाएंगे? हम कई बार कहते हैं हमने तुम्हारे लिए इतना किया, 20 साल तुम्हारे लिए किया, 25 साल किया, करने के बाद एक लाइन कह के सारी पानी फेर देते हैं हर बात पे कि मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। बच्चे भी मुंह मोड़ के कहते हैं आपने कुछ ज़्यादा किया, सारे पेरेंट्स करते, आपने कौन सा नया कर लिया। तो कहना भी नहीं है, एक्सपेक्ट भी नहीं करना, आपने इसलिए करना है क्योंकि आपकी नेचर है। आपको अच्छा फील होता है जब किसी के लिए कुछ करते हैं, किसी की मदद करते हैं, आपको खुशी मिलती है, इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलती है, वही उसका फल है। अच्छे कर्म का फल यही है कि आपको अंदर से संतुष्टि मिलेगी। कोई और रिवार्ड दे या ना दे, कोई व्यक्ति प्यासा है, आपने उसको पानी पिलाया, अब वो आपको थैंक यू बोले या ना बोले, मेन बात है कि आपका दिल कहता है कि वो प्यासा था, मैंने उसे पानी पिलाया, अच्छा काम किया, अब मैं थैंक यू की एक्सपेक्टेशन क्यों रखूं? वो बोले या ना बोले, ना भी बोले, मन से तो पॉजिटिव ही सोचा होगा कि पानी पिलाया। तो हम बच्चों की, रिश्तेदारों की करते जाएं जितना हमसे होता है, एक्सपेक्टेशन ना रखें कि वो भी करें, वो भी वापस दें। ये संबंध लेन देन के नहीं है, संबंध प्यार के होने चाहिए, उनकी बुनियाद प्यार होनी चाहिए, लेन देन नहीं कि उन्होंने इतना दिया मैं भी उतना दूंगा। लोगों के घर में शादी होती है ना, तो एक रजिस्टर रख लेते हैं, जो शगुन आया होता है एक आदमी की ड्यूटी लगा लेते हैं कि वो नोट करता जाए किसने कितना दिया। क्यों नोट करते हैं? जब जाएंगे तो वापस करेंगे, उनके घर में शादी होगी, कितना वापस करेंगे? जितना दिया है। तो ये प्यार है या बिजनेस है? ये प्यार है या बिजनेस है कि जितना तुम दोगे उतना हम भी देंगे? उनकी कैपेसिटी अलग, आपकी कैपेसिटी अलग। हो सकता है वो गरीब हों, आप अमीर हों, उल्टा भी हो सकता है। तो संबंध प्यार पे आधारित होने चाहिए, लेन देन बिजनेस नहीं है ये कि जितना तुम दोगे उतना हम। लोग कहते हैं जितना तुम प्यार से बोलोगे उतना ही हम भी प्यार से बोलेंगे, ना कम ना ज़्यादा। आप में से किस किस को प्यार से बात करना आता है? प्यार का संस्कार किस किस का है? हाथ खड़ा करो, डरते क्यों? अच्छी बात है।
वेरी गुड। अगर हमारा प्यार से बात करने का संस्कार है तो हम हमेशा प्यार से बात करेंगे, सबसे करेंगे, या किसी से करेंगे किसी से नहीं करेंगे? सबसे करेंगे और हमेशा करेंगे, चाहे वो कैसे भी बात करे। मैं कैसे बात करूँगा? प्यार से, क्योंकि मेरा संस्कार कौन सा है? प्यार से बात करने का। अब आप देखिए, हम क्या कहते हैं कि उसने प्यार से बात नहीं की इसलिए मैंने भी प्यार से बात नहीं की, उसने ठीक से बात नहीं की इसलिए मैंने भी ठीक से बात नहीं की, उसने मुंह मोड़ लिया दूसरी तरफ को तो मैंने भी मुंह मोड़ लिया, मुझे भी क्या पड़ी है गुड मॉर्निंग बोलने की। इसका मतलब मैं उसे फॉलो कर रहा हूँ, मैं उसे कॉपी कर रहा हूँ कि तुम जो करोगे मैं वैसा ही करूँगा। मतलब वो मेरा लीडर है, मैं उसका फॉलोअर हूँ। यही हुआ। और होना ये चाहिए कि मैं लीडर बनूं, मैं जो करूं वो करे। वो गुस्से में बोले, मैं प्यार से बोलूं, तो वो मेरे प्यार से प्रभावित होकर वो भी प्यार से बोलने लगे तो कहा जाएगा मैं स्ट्रांग हूँ। नहीं तो मैं कमज़ोर हूँ, मैं उसको कॉपी कर रहा हूँ। मुझे वो बनना है जो दूसरा मुझे कॉपी करे। अगर वो प्यार से बात ना करे, मुझे करनी है। क्यों करनी है? कि मुझे पता है प्यार से बात करने से रिश्ते अच्छे बनते हैं। प्यार से बात करेंगे, मुझे खुशी मिलेगी, दूसरे को भी खुशी मिलेगी, अच्छा फील होगा, इसलिए प्यार से बात करनी है। ठीक है। दूसरा गुस्सा करे कोई बात नहीं, आपको गुस्सा कौन दिलाता है? ये आपकी कमजोरी है या दूसरा आपको गुस्सा दिलाता है? आप कहते हैं हम तो आराम से बैठे थे जी, वो व्यक्ति आया ऐसा ऐसा बोलने लगा तो फिर हमें भी जवाब देना पड़ा, हमें भी गुस्सा आ गया। मतलब किसने गुस्सा दिलाया आपको? सामने वाले ने गुस्सा दिला दिया आपको। तो वो सामने वाला ज़्यादा ताकतवर है या आप ज़्यादा ताकतवर है? मतलब वो ज़्यादा ताकतवर हुआ ना कि उसने उसके गुस्से के संस्कार के प्रभाव में आकर आपने अपना प्यार का संस्कार छोड़ दिया। होना ये चाहिए था कि आपके प्यार के संस्कार के प्रभाव में आकर वो अपना गुस्सा छोड़ देता। होना यही चाहिए था, पर हुआ क्या? उल्टा। तो इसका मतलब कमज़ोर कौन? मैं कमज़ोर, सामने वाला तो मजबूत ही था। जब सामने वाला गुस्से का संस्कार लेके मेरे सामने आता है तो होता क्या है, हम थोड़ी देर के लिए अपना संस्कार भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं मैं प्यार वाली आत्मा हूँ, मेरे अंदर प्यार का संस्कार है, क्योंकि हम उसके गुस्से का मन में चिंतन करने लग जाते हैं। और जैसे गुस्से का चिंतन करते हैं तो उसका प्रभाव हम पे पड़ जाता है। फिर हमें लगता है कि तुम चुप कैसे रह गए, तुम भी बोलो, नहीं तो वो तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगा, और हम उससे कमज़ोर पड़ जाते हैं। अब सामने वाले को अगर कमज़ोर बनाना है, वो गुस्से से बोलो, आप प्यार से बोलो, उसे मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि वो गुस्से में इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो आपको डिस्टर्ब करना चाहता है। और अगर आप डिस्टर्ब हुए बिना वो गुस्से में बोले और आप प्यार से जवाब देंगे, एक बार, दो बार, तीन बार, चौथी बार वो भी धीरे धीरे प्यार की पिच पे आ जाएगा, प्यार के ट्रैक पे आ जाएगा, और वो भी प्यार से आहिस्ते आहिस्ते बोलना शुरू कर देगा। उसके अंदर भी कॉपी करने का संस्कार है, हमारे अंदर भी है, पर हमने अब अपनी अच्छाई को इतना पावरफुल बनाना है कि दूसरे वाला उससे प्रभावित होकर हमारी अच्छाई को कॉपी करे, ना कि हम उसकी बुराई को कॉपी करें। किसी ने बड़ा खूब कहा है, क्या शान तुम्हारी घट जाती या रुतबा घट गया होता, क्या शान तुम्हारी घट जाती या रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में कहा अगर वही प्यार से कहा होता। क्या फ़र्क पड़ता है? ये दुनिया प्यार की भूखी है, भगवान भी प्यार का भूखा है।
उसे भी बड़ी श्रद्धा से, प्यार से, भावना से याद करेंगे तो वो खुश होता है। ऐसी दुनिया भी प्यार चाहती है। तो प्रेम की गंगा बहानी है, गुस्से को छोड़ देना है। कई लोगों को लगता है गुस्सा नहीं करेंगे तो बच्चे हमारी बात नहीं सुनेंगे, सुनी अनसुनी कर देंगे। कई लोगों को लगता है दूसरों से काम कराना है तो गुस्सा करना ही पड़ेगा। क्या ये सच है? क्या ये सच है? लोग गुस्सा करके काम ज़्यादा अच्छा करेंगे या प्यार से समझाएंगे तो ज़्यादा अच्छा काम करेंगे? गुस्सा वो करता है जिसे प्यार से समझाना नहीं आता। लोग कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स होनी चाहिए। सबसे बड़ी स्किल तो यही है, प्यार से बात करना। चाहे आपके शब्द इतने अच्छे ना भी हों, प्यार अगर उनमें भरा है आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मान लो किसी ने गुस्सा करके काम कर भी दिया, लेकिन उसके नुकसान कितने हैं। उसका गुस्सा जब हम करेंगे तो उसका हमारी हेल्थ के ऊपर कितना असर पड़ेगा, हमारी खुशी गायब हो जाएगी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा संस्कार गुस्से का बन जाएगा। फिर हम हर जगह चिल्लाएंगे, ऑफिस में भी चिल्लाएंगे, घर में आके बिना बात के बच्चों को डांटेंगे। क्यों? क्योंकि संस्कार क्या है? चिल्लाने का, इरिटेट होने का, गुस्सा करने का। तो मेरी हैबिट बन जाएगी और उसका मेरे को ही नुकसान होने वाला है। मान लो आपकी जेठानी, आपकी देवरानी, आपकी बहू, पति, कोई भी घर में बहुत गुस्सा करता है, बहुत चिल्लाता है, यहाँ तक कि घर के बर्तन भी फेंक देता है आपके ऊपर। कई घरों में ऐसा होता है। अब उनको कैसे ठीक करें? है ना, दूसरा गुस्सा कर रहा है आपके ऊपर, कड़वी भाषा बोल रहा है जो आप सुनना भी पसंद नहीं करते। सबसे पहले तो ये बात स्वीकार कर लो कि जो व्यक्ति गुस्सा कर रहा है वो अंदर से बहुत दर्द में है, वो अंदर से बहुत परेशान है, वो बहुत दुखी है। क्योंकि जो व्यक्ति खुश होगा, संतुष्ट होगा, वो तो गुस्सा कर ही नहीं सकता। आग कहाँ लगती है? सूखी झाड़ियों में। सूखी झाड़ियों में तो गुस्से की आग किस में लगती है? जो अंदर से सूखा है, रूखा है, खाली है, उसी को तो गुस्सा आता है। तो वो व्यक्ति आपसे तो केवल थोड़ी देर के लिए गुस्सा कर रहा है, लेकिन अपने साथ हमेशा ही गुस्से में रहता है। तो वो व्यक्ति बहुत दर्द में है। अपना दर्द देखने के बजाय उस आत्मा का दर्द देखो कि मेरा पति, मेरा ये बच्चा, मेरी ये बहू बेचारी बहुत दर्द में है, बहुत परेशान है। फिर आपको उससे नाराज़गी होने के बजाय आपको उसके ऊपर रहम आएगा, आपको प्यार आएगा कि ये बीमार है, ये परेशान है, मुझे इसकी बीमारी ठीक करनी है, मुझे ये कमज़ोर आत्मा है। क्यों गुस्सा कर रही है? क्योंकि वो कमज़ोर आत्मा है। वो प्यार से बोलना नहीं आता क्योंकि कमज़ोर है, प्यार में बोलने की ताकत चाहिए। वो कमज़ोर है। अब कमज़ोर को शक्तिशाली बनाना है तो कैसे बनेगा? उसके लिए मुझे प्यार से ही उसे शक्तिशाली बनाया जा सकता है। वो गुस्सा करे, मैं प्यार की शक्ति से उसको, उसकी कमज़ोरी को ख़त्म करूं, रहम की शक्ति से करूं। पर मैं शक्ति तभी दूसरे को दे सकता हूं जब मेरे अंदर शक्ति होगी। अगर मैं भी खाली हुआ, वो भी खाली, तो खाली बर्तन क्या करते हैं? फिर आपस में टकराएंगे, फिर झगड़ा होगा। तो मुझे कितना भरपूर होना पड़ेगा अगर उसको ठीक करना है? मुझे अपने आप को कितना पावरफुल बनाना पड़ेगा या नहीं बनाना पड़ेगा? अगर मुझे आज किसी की बीमारी को ठीक करना है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं खुद बीमार हो जाऊं। गुस्सा करना क्या है? बीमारी है या नहीं है? अब उसकी बीमारी को ठीक करने का तरीका ये है कि मैं खुद बीमार होके खुद गुस्सा करने लग जाऊं। बीमारी को ठीक करने की दवाई होती है जो बीमारी से उल्टी होती है। तो गुस्से को, बीमारी को ठीक करने का तरीका है मेरा प्यार, प्यार की शक्ति, शांति की शक्ति, रहम की शक्ति, तरस की शक्ति कि ये बेचारा बड़ा दुखी है, मुझे इसे ठीक करना है।
प्यार से करना तो हो जाएगा। सहन करना, गुस्से को ठीक करना, सहन करना सीखना है। ये कोई कमजोरी नहीं है, सहन करना बुज़दिली नहीं है, कायरता नहीं है, बहुत बड़ी ताकत है। जो सह गया वो रह गया। सबको सहन करना पड़ता है। जो जितना महान, जितना बड़ा, उनका उतना विरोध, उतनी गालियां पड़ी। सरकार में आप देख लो, कोई कितनी लोग गालियां देते हैं जो ऊपर बैठे होते हैं पोस्ट पे। सब कुछ निंदा, स्तुति, मान, अपमान सब सहन करना पड़ता है। जो सहन करता है वही शहंशाह बनता है। बिना सहन किए कोई शहंशाह आज तक नहीं बना है। होंठों तक आई बात को भी निगलना पड़ता है। फौलाद बनने के लिए लोहे को भी पिघलना पड़ता है। तपे बिना कोई सोना निर्मल नहीं बनता। जग को रोशन करने के लिए दिए को भी जलना पड़ता है। तो इसलिए आप सोचो कि अगर मेरे को जलना पड़ रहा है तो मैं दिया बनूंगा, जग को रोशन करूंगा। सहन मजबूरी से नहीं करना है, खुशी से करना है कि इससे मेरे रिश्ते ठीक होंगे, घर का वातावरण अच्छा बनेगा। ठीक है, सिंपल सी बातें हैं जिनको हम अपने जीवन में अपनाएंगे। अपनी सोच भी अच्छी रखनी है, अपने बोल भी अच्छे रखने हैं अगर रिश्ते ठीक करने हैं। सोच भी अच्छी, ये नहीं सोचना कि ये तो है ही ऐसे, ये तो हैं ही ऐसे, ये तो हैं ही ऐसे, बड़ा मुश्किल है इनके साथ रहना, क्या करूँ, शादी कर रखी है, बच्चों के खातर रह रही हूँ, नहीं तो कब की छोड़ के भाग जाती। तो ये नेगेटिव एनर्जी के तीर नहीं चलाने एक दूसरे पे घर में कि ये तो है ही खराब। अच्छा सोचना है उनके लिए, जैसे भी हैं। मैंने कहा ना, जो वो हैं वो नहीं सोचना, जो आप उनको देखना चाहते हैं वो सोचना है। तो फिर वो वैसे ही बन जाएंगे। और घर में प्यार की गंगा बहानी है, प्यार का वातावरण बनाना है। सारे प्यार एक ऐसी ताकत है जो पत्थर को भी पिघला देती है। प्यार में बड़े 2.5 अक्षर का शब्द है प्यार, स्नेह, प्रेम, लेकिन इसमें ताकत बहुत बड़ी है। आदमी कुछ हो या ना हो, पर इंसान होना चाहिए। हर जुबान में प्यार का पैगाम होना चाहिए। प्यार की बहती गंगा हम बने। एक बहुत अच्छा गीत अभी बजेगा। आप में से डांस किस किस को आता है? बहनों में बहुतों को आता है। तो 5 बहनें आगे आ जाए, 5 भाई आगे आ जाए। आ जाओ जल्दी आ जाओ। जिनको थोड़ा सा भी आता है वो भी आ सकते हैं, कोई ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं चाहिए। आ जाओ जल्दी।